नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुई है जिसका नाम है आकाशदीप। ये आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। ये कर्तव्य के सामने प्रेम के बलिदान की कहानी है। किस तरह से एक नारी जो होती है वो निडर, साहसी और कर्तव्य पे अडिग रहती है और उसके सामने प्रेम भी कुछ नहीं रहता। वह अपने कर्तव्य को सबसे ऊंचा मानते हुए अपने प्रेम का भी बलिदान करते हुए रह जाती है। तो ये किस तरह से कहानी में दिखाया गया, ये कहानी अंत तक ज़रूर देखिए, बहुत अच्छी कहानी है। और इस कहानी में हम लेखक परिचय, कहानी के पात्र, उद्देश्य, कहानी की संपूर्ण विषय वस्तु व्याख्या सहित पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कहानी के बारे में। उससे कहानी के बारे में जानने से पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद, जन्म 30 जनवरी 1889, 15 नवंबर 1937 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जयशंकर प्रसाद जी मूर्धन्य और युग प्रवर्तक कवि कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद जी को मूर्धन्य और युग प्रवर्तक का कवि कहा जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार, नाटककार, कवि और कहानीकार थे। तो आपको पता है जो आधुनिक हिंदी साहित्य है हमारा, तो उसके जो लेखक हैं, उपन्यासकार हैं, नाटककार और कवि और कहानीकार सभी ये हैं। छायावादी युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद का जन्म छायावादी जो युग स्टार्ट हो जाता है हमारा द्विवेदी जी के बाद, तो उसी के बाद छायावादी युग के जो प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी काशी में सुगनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। प्रसाद जी के दादाजी का नाम शिवरतन साहू, पिताजी देवकी प्रसाद और बड़े भाई शंभू रत्न थे। प्रसाद जी के दादाजी और पिताजी काशी में तंबाकू का व्यापार करते थे, जिसके कारण इनका परिवार पूरे काशी में सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। कृतियाँ क्या क्या लिखी हैं ये जान लेते हैं। आपने पता चल गया हमारे छायावादी युग के ये एक प्रवर्तक हैं और एक स्तंभ माने गए हैं। छायावादी युग के एक स्तंभ भी माने गए हैं। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार, नाटककार, कवि और कहानीकार थे, क्योंकि ये उपन्यास भी लिखे, इन्होंने नाटक भी लिखे, कवि और कविताएं भी लिखी और कहानी भी लिखी। तो आप लोगों को पता चल गया होगा। तो चलिए कृतियाँ जान लेते। काव्य प्रेम पथिक, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, उर्वशी चंपू काव्य है। वनमिल, प्रेम राज्य, शोकाश्वास, कविता, अयोध्या का उद्यान, वब्रू बहना। तो ये बहुत सारी आपके काव्य हैं, इनके काव्यों के नाम हैं। तो सब लोगों को, बच्चों को आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये डेट वाइज आपसे नेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते, लगाने के लिए आते। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि इनके जो ये काव्य हैं इसको लाइन वाइज लगाइए, कौन सा पहले आया कौन सा बाद में। तो प्रेम पथिक और कानन कुसुम दोनों ही 1913 के हैं। महाराणा का है तो 1914 का, झरना 18, फिर आंसू 25, लहर 1933, कामायनी 1935, उर्वशी चंपू काव्य है, ये 1909 में आया था। तो 1909 में जब आया उर्वशी चंपू काव्य, तो आप लिख सकते हैं प्रेम सबसे पहले उर्वशी काव्य आया, क्योंकि प्रेम पथिक से पहले भी आया। प्रेम राज्य 1909 में आया है। तो प्रेम राज्य, तो आप इस तरह से यहाँ तक याद कर दे। पहले तो आपको इस तरह से पूछ सकते हैं, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये नाम याद कर ले। फिर ऐसे याद कर लीजिए दूसरे उसमें, उर्वशी चंपू काव्य, वन मिलन, प्रेम राज्य, शोकाश्वास, कविता, अयोध्या का उद्धार, वब्रू बहना। तो इस तरह से उसमें आप याद कर सकते हैं। प्रेम पथिक से लेकर आप कामायनी तक याद कर लीजिए, लहर कामायनी, और उर्वशी चंपू काव्य से लेकर यहाँ से लेकर आप वब्रू बहाना तक, वब्रू वाहन तक याद कर सकते हैं। तो ये 2 उसमें करके आप याद कर लेंगे। उर्वशी चंपू काव्य, उर्वशी, वनमिलन, प्रेम राज्य, शोकाश्वास, कविता, अयोध्या का उद्धार, वब्रू बहना, इस तरह से आप याद करिए। अगला है नाटक। देख लेते हैं। सज्जन नाटक जो है, सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय,
प्राश्चित राजश्री विशाखा अजाशत्रु अजन्मे का नागयज्ञ कामना चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त एक घूर ध्रुव स्वामिनी अग्निमित्र, ये इनके नाटक है। तो आपको पता है 3 नाटक तो इनके हमारे किसमें नेट के पाठ्यक्रम में ही लगे हैं, चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। जो चंद्रगुप्त है आपको पता होगा 1928 में, और स्कंदगुप्त भी 1928 और ध्रुव स्वामिनी 1932 में। ये 3 नाटक तो जयशंकर प्रसाद के नेट में लगे हुए हैं। तो आपको पता हो नेट JRF का जो पेपर होता है उसमें तीनों नाटक लगे, तो इन तीनों नाटक आपको पढ़ने होंगे। तो इसी तरह से आगे जान लेते हैं इनके बारे में। कहानी संग्रह कौन कौन से? छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंजा के गीत। तो मीन्स आपको पता चल गया इनके कहानी संग्रह जिसमें कहानियाँ इकट्ठी की गई हैं उसका नाम है छाया है, प्रतिनिधि है, और आकाशदीप है, आंधी है, इंदिजा के गीत। और आकाशदीप कहानी हम पढ़ेंगे भी, और यही आकाशदीप कहानी आकाशदीप संग्रह में संग्रहित है। तो उपन्यास जो है कंकाल, तितली, इरावती, अधूरा उपन्यास। ये उपन्यास भी इनका ज़रूर पूछते हैं नेट JRF में, बहुत इम्पोर्टेंट। इनके सारे जो मैं लेकर आई हूँ सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर में पूछे जाते, तो अच्छे से इसे पढ़ लीजिए। उपन्यास जो है कंकाल, तितली, इरावती, अधूरा उपन्यास, ये इनके उपन्यास हो गए। कंकाल तितली का कैसी तितली है? कंकाल तितली है। इरावती जो है अधूरा उपन्यास, कंकाल तितली हो गई और इरावती अधूरा उपन्यास हो गया। इरावती ऐसे याद कर ले, इरावती है तो पूरा, लेकिन उसके बाद क्या है? अधूरा उपन्यास। तो ये 4 उपन्यास हो जाएंगे। निबंध है आपका सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। तो उन्होंने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर एक निबंध लिखा है। प्रसाद जी ने कुल 72 कहानियाँ लिखी। कुल टोटल कितनी लिखी है? 72 कहानियाँ लिखी हैं। प्रथम कहानी ग्राम में 1900 जो ग्राम कहानी है, प्रथम कहानी जो ग्राम का मतलब गांव होता है, 1912 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। जो इंदु पत्रिका है उसमें प्रकाशित होती है। प्रथम छायावादी रचना खोलो द्वार 1914 के इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो प्रथम जो छायावादी रचना है खोलो द्वार है। ये पूछ सकते कि प्रथम छायावादी रचना कौन सी है? तो खोलो द्वार। याद रखिए इंदु पत्रिका में ही प्रकाशित हुई। और प्रथम कहानी ग्राम जो है वह भी इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई है। किसकी है ये? आपको पता होना चाहिए, जयशंकर प्रसाद की। तो जयशंकर प्रसाद की कुल 5 कहानी संग्रह है। छाया, प्रतिनिधि, प्रतिध्वनि, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल में प्रकाशित हुई है। किस किस में प्रकाशित हुई? 1936 आपको याद होना चाहिए, 1912, 1926, 1929, 1931, 1936। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाते हैं, ये डेट्स आ गई हैं। छाया की 1912, प्रतिध्वनि की 1926, आकाशदीप 1929 और आंधी 1931, इंद्रजाल 1936 आ जाएगा। आकाशदीप कहानी संग्रह में कुल 19 कहानियाँ हैं, 19 कहानियाँ हैं। आकाशदीप जिसमें पहली कहानी हो गई आकाशदीप। ममता, स्वर्ग के खंडर में सुनहला सांप, हिमालय का पथिक भिखारिन, प्रतिध्वनि, कला, देवदासी, समुद्र, संतरण, वैरागी, बंजरा, चूड़ीवाला, अपराधी, प्रलय, चिन्ह, रूप की छाया, ज्योतिषमती, रमल और बिसाती। ये सारी कहानी 19 कहानियों के नाम बताए हैं। ये आकाशदीप कहानी संग्रह में इकट्ठा है, संग्रहित हैं। अब इस देख लेते, इस कहानी संग्रह की 3 कहानियां ऐतिहासिक है। आकाशदीप, ममता और स्वर्ग के खंडर में ये 3 कहानियां जो ऐतिहासिक कहानियां मानी गई हैं। और आकाशदीप एक रोमांटिक प्रलय प्रधान कहानी है। अब आकाशदीप के बारे में हम जान लेते हैं कि आकाशदीप एक रोमांटिक प्रलय प्रधान कहानी है। जयशंकर प्रसाद जी आकाशदीप कहानी के माध्यम से कर्तव्य पथ पर हमेशा आगे बढ़ने का संदेश देते हैं कि कर्तव्य पथ जो होता है, कर्तव्य वाला रास्ता जो होता है उस पर आगे बढ़ते रहिए। अपनी संस्कृति और परंपरा के लिए प्रेम के बलिदान देना कहानी का उद्देश्य को दर्शाता है। आदर्श प्रेम की स्थापना तथा प्रेम और कर्तव्य के द्वंद्व में कर्तव्य विजय को दिखाना इस कहानी का लक्ष्य है। जिस तरह से यहाँ पर नारी के साथ, प्रेमिका के साथ यहाँ होता है प्रेम और कर्तव्य के द्वंद्व में वह अपने
कर्तव्य को चुनती है और प्रेम को त्याग देती है, वह नारी, वो कौन होती है नारी, हम कहानी में पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए। कहानी में नायिका चंपा जो है, क्या नाम है नायिका का, चंपा, अकेले आकाश दीप जलाकर बुद्धगुप्त की तरह भटके लोगों को मार्गदर्शन करती है, क्योंकि कहानी की नायिका जो है चंपा है और उसके प्रेमी का नाम बुद्धगुप्त है। जिस तरह से वो बुद्धगुप्त के, अब वो क्या करती है, अपना कि उसका जो कर्तव्य है उसके लिए अब वहाँ पर आकाश द्वीप पर रह जाती है, उस द्वीप पर रहती है और कहती है तुम जाओ, मेरा बस यही कर्तव्य है, मैं यहाँ पर जैसे तुम आए थे भटक कर, उसी तरह से अन्य लोगों को भटकाने के लिए उन्हें रास्ता दिखाऊंगी, मार्ग दिखाऊंगी। वो अपने कर्तव्य के लिए, वहाँ के वासियों के लिए, उनके काम करने के लिए वो वहाँ रुक जाती है, जो हम इस कहानी में पूरी तरह से समझेंगे। इस कहानी के माध्यम से जय शंकर प्रसाद जी ने प्रेम, सत्य, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदारी, सेवा और नैतिकता जैसे शाश्वत मूल्यों को स्थापित किया है। तो बच्चों, आपने किस तरह से इस कहानी के बारे में जाना है, और हम इसी तरह से कहानी के पात्र के बारे में जान लेते हैं। कहानी के पात्र हैं बुद्धगुप्त, ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय है। कहाँ का है, ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय है। महानाविक, परिस्थितिवश जलदस्यु कहानी का नायक, बहादुर और वीर पुरुष है, जो चंपा और खुद को मणिभद्र के चंगुल से आज़ाद करता है। चंपा को भी आज़ाद कर देता मणिभद्र के चंगुल से और खुद को भी। चंपा एक क्षत्रिय बलिदान बालिका, कहानी की नायिका, जलदस्यु की बेटी, बुद्धगुप्त की प्रेमिका है। तो आपको पता चल गया, ये दोनों ही मणिभद्र जो होते हैं उसके चंगुल में फंस जाते हैं, उन्हें ले लेते हैं, और वह वहाँ से फिर ये दोनों को आज़ाद कौन कर रहा है, बुद्धगुप्त कर रहा है चंपा को भी। मणिभद्र जो है पोताध्यक्ष कहानी का खलनायक, जिसे चंपा और बुद्धगुप्त को बंदी बना कर रखा था। इसने चंपा और बुद्धगुप्त क्या कर रखा था, बंदी बना कर रखा था मणिभद्र ने। जया जो है सेविका है, जंगल में निवास करने वाली युवती है जो जया है। ताम्रलिप्ति क्या था, बंगाल की खाड़ी में स्थित एक प्राचीन नगर था। विद्वानों का मत है कि वर्तमान ताम्लुक ही प्राचीन ताम्रलिप्ति था। भारतवर्ष में कलिंग, ताम्रलिप्ति आदि प्राचीन बंदरगाहों से भारतवासियों के जहाज बराबर सिहल, सुमात्रा, जावा आदि द्वीपों की ओर जाते थे। सुमात्रा और जावा जो आदि जो द्वीप है इसकी ओर जाते। जो ताम्रलिप्ति के बारे में बताया गया, ये ज़रूर प्राचीन बंदरगाह है और ये ताम्रलिप्ति ही है। तो आपको पता चल गया, वर्तमान ताम्लुक जो है, ताम्लुक नाम से एक प्राचीन ताम है, तो वही ताम्रलिप्ति है। ठीक है, याद रखिए, प्राचीन जो वर्तमान में ताम्लुक है। आकाशदीप कहानी के 2 भाग हैं। पहले भाग में समुद्र में पोत पर और दूसरा भाग 5 वर्ष बाद चंपा द्वीप पर घटित होता है। पहला भाग कहाँ हो रहा है, समुद्र पोत पर हो रहा है, जहाँ पर इन्हें बंदी बनाकर रखा है, और वहाँ से जब आज़ाद होते हैं तो दूसरा भाग वहाँ पर स्टार्ट होता है, चंपा द्वीप पर, जिन्होंने अपना उस द्वीप का नाम क्या रख देते हैं, चंपा द्वीप। इस कहानी में लेखक ये बताना चाहता है, दूसरा भाग में क्या कहानी में लेखक ये बताना चाहता है कि मानव के आचरण और व्यवहार की प्रेम और त्याग से बहुत कुछ बदला जा सकता है। ये कहानी प्रेम और कर्म के द्वंद्व पर आधारित है। अंत में कर्तव्य भावना का समर्थन करती है। नायिका चंपा कर्तव्य के आगे अपने प्रेम का बलिदान कर देती है। नारी के त्याग कल्याण की भावना इस कहानी में मुखरित है। आकाशदीप कहानी की शुरुआत 2 बंदी चंपा और बुद्धगुप्त को बंधन से आज़ाद करने से शुरू होती है। तो चलिए देखते हैं, कहानी की तरफ चलते हैं, जिससे आपको इस कहानी के बारे में अच्छे से पता चले। आकाशदीप लेखक हैं जय शंकर प्रसाद। बंदी, अब बंदी है, यहाँ पर एक आता है, वो क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर आकाशदीप जो बंदी बनाया गया है तब का वर्णन है, 2 भाग हैं, तो पहले भाग का यहाँ पर वर्णन हो रहा है। बंदी, क्या है, सोने दो, मुक्त होना चाहते हो? अभी नहीं, निद्रा खुलने पर चुप रहो, फिर अवसर ना मिलेगा। बड़ा शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता। मतलब इतनी सर्दी हो रही है, इतनी सर्दी में कोई एक कंबल डाल दे तो सर्दी लगना बंद हो जाए।
आंधी की संभावना है, यही एक अवसर है। आज मेरे बंधन शिथिल हैं, ढीले पड़े हुए हैं, मुझे जो बांधा गया है, अगर मैं ढीला हो गया तो हम लोग भाग सकते हैं, बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो क्या तुम भी बंदी हो? हाँ, धीरे बोला। इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी हैं। इस नाव पर कौन कौन है? 10 नाविक हैं। इस नाव पे केवल 10 नाविक हैं और एक प्रहरी है, एक देखने वाला है। शस्त्र मिलेगा, हथियार मिलेगा, मतलब मिल जाएगा। पोत से संबद्ध रज्जू काट सकोगे, मतलब मिल जाएगा। पोत से, जो पोत लगी हुई है, इससे संबंध जो है वो रज्जू काट सकोगे। हाँ। समुद्र में हिलोरें उठने लगी, दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया, दूसरे का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगा। लहरों के धक्के एक दूसरे को स्पर्श से पुलकित कर रहे थे। मुक्ति की आशा, स्नेह का संभावित आलिंगन, दोनों ही अंधकार में मुक्त हो गए। दूसरे बंदी ने हर्षरेख से उसकी गले में लगा लिया। सहसा उस बंदी ने कहा, यह क्या, तुम स्त्री हो? अब दूसरा बंदी कह रहा कि यह क्या, मैं तो समझ रहा था कोई इंसान है, तुम तो स्त्री निकली। जब उसे गले लगा लेता है तो उसे पता चलता है यह तो स्त्री है। क्या स्त्री होना कोई पाप है? अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा। ये चंपा थी। अब वो इंसान बुद्धगुप्त था, जिसे दोनों को बाद में प्रेम हो जाता है। शस्त्र कहाँ है? तुम्हारा नाम? चंपा। तारा खचित नील अंबर और समुद्र के अवकाश में पवन उधम मचा रहा था। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था। समुद्र में आंदोलन था, नौका लहरों से विकल थी। स्त्री सतर्कता से लुढ़कने लगी, एक मत वाले नाविक के शरीर से टकराती हुई सावधानी से उसका कृपाण निकाल कर फिर लुढ़कते हुए बंदी के समीप पहुंच गई। सहसा पोत से पथ प्रदर्शक चिल्लाकर कहा, आंधी। जो रास्ता दिखाने वाला था कि अब आंधी आ रही है। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से इन दोनों का मिलन हो रहा है, और यहाँ का जो वर्णन है, प्रकृति का वर्णन, वो दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ बुद्धगुप्त को और जो चंपा है एक दूसरे से अलग होते हैं। किस तरह से बंधनों से मुक्त होते, बंदी बने हुए होते पहले। तो यहाँ पर फिर दोनों गले लगते तो पता चलता है ये बुद्धगुप्त को कि यह स्त्री है। आपत्ति सूचक तूर्य बजने लगा, सब सावधान होने लगे। जो वहां पर नाविक थे वो सब 10 लोग थे और एक प्रहरी था, सब सावधान होने लगे कि यहाँ पर आंधी आने वाला है। आपत्ति सूचक तूर्य बजने लगा था कि आपत्ति आने वाली है। बंदी युवक उसी तरह पड़ा रहा। किसी ने रस्सी पकड़ी, कोई पाल खोल रहा था। युवक बंदी ढुलकर उस रज्जू के पास पहुंचा जो पोत से संलग्न थी। तारे ढक गए, तरंगे उद्वेलित हुई, समुद्र गरजने लगा। भीषण आंधी पिशाचिनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर कंदुक कीड़ा और अट्टहास करने लगी। एक झटके से साथ नाव स्वतंत्र थी। उस संकट में भी दोनों बंदी खिलखिलाकर हंस पड़े। अब आंधी के हाहाकार ने उसे कोई न सुन सका। दोनों हंस रहे थे, वो बंदी जो खुल गए थे, और उसे इस आंधी के हाहाकार में, उस आवाज में कोई उनकी हंसी को सुन नहीं पाया। इन दोनों की हंसी को कोई भी सुन नहीं पाता है। अनंत जल निधि में उषा का मधुर आलोक फूट उठा। सुनहरी किरणें और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी। सागर शांत था। नाविकों ने देखा पोत का पता नहीं, बंदी मुक्त है, कि उस पोत का पता नहीं चल रहा है और यहाँ से जो बंदी है वो मुक्त है। नायक ने कहा, बुद्धगुप्त तुमने मुक्त किसने किया? नायक जो है वहां का, उसने कहा है। नायक ने कहा, बुद्धगुप्त तुमको मुक्त किसने किया? कृपाण दिखा रहा। बुद्धगुप्त ने कहा, इसने। जो कृपाण जो थी, चाकू जो था, उसे दिखा कर इसने मुझे मुक्त कर दिया। नायक ने कहा, तो तुम्हें फिर बंदी बनाऊंगा। किसके लिए? पोताध्यक्ष मणिभद्र अतल जल में होगा। नायक, अब इस नौका का स्वामी मैं हूं। तुम जलदस्यु बुद्धगुप्त कदापि नहीं। तुम जो बुद्धगुप्त हो कदापि नहीं हो सकते। चौक का नायक ने कहा और अपना कृपाण टटोलने लगा। चंपा ने इसके पहले उस पर अधिकार कर लिया। वह क्रोध से उछल पड़ा, उसे पकड़ लिया गया था। तो तुम द्वंद्व के लिए प्रस्तुत हो जाओ, जो विजयी होगा वह स्वामी होगा। इतना कहकर बुद्धगुप्त ने कृपाण देने का संकेत किया। चंपा ने कृपाण नायक के हाथ में दे दिया। भीषण घात प्रतिघात आरंभ हुआ। दोनों कुशल, दोनों त्वरित गति वाले थे। बड़ी निपुणता से बुद्धगुप्त ने अपना कृपाण दांतों में पकड़कर अपने दोनों हाथ स्वतंत्र कर लिए।
चंपा भय और विस्मय में देखने के लिए नाविक प्रसन्न हो गए, परंतु बुद्धगुप्त ने लाघव से नायक का कृपाण वाला हाथ पकड़ लिया और विकट हुंकार से दूसरा हाथ कटी में डाल उसे गिरा दिया। दूसरे ही क्षण प्रभात की किरणों से बुद्धगुप्त की विजय कृपाण उसके हाथों में चमक उठा है। नायक की कतार आंखें प्राण विचा मांगने लगी थी। जो नायक था वहां का उसकी मांगने लगी थी। बुद्धगुप्त ने कहा, बोलो अब स्वीकार है कि नहीं? मैं अनुचर हूँ, वरुण देव की शपथ, मैं विश्वास नहीं करूंगा। बुद्धगुप्त ने उसे छोड़ दिया। चंपा ने युवक जलदस्यु की सीमा आकर उसे क्षतों को अपनी स्निग्ध दृष्टि से कोमल करों में वेदना विहीन कर दिया। बुद्धगुप्त के सुगठित शरीर से रक्त बिंदु विजय तिलक कर रहे थे, मतलब थोड़ी थोड़ी रक्त की बूंदें बुद्धगुप्त के शरीर पे छींटों की तरह आ रही थी, बिंदु के रूप में आ गई थी। विश्राम लेकर बुद्धगुप्त ने पूछा, हम लोग कहाँ होंगे? बाली द्वीप से बहुत दूर, संभवतः एक नवीन द्वीप के पास आ गए। पहले हम बाली द्वीप के पास थे, अब हम एक नवीन द्वीप के पास है जिसमें अभी हम लोगों को बहुत कम आना जाना होता है। सिंहल के वणिकों का वहाँ प्रधान है। कितने दिनों में हम लोग वहाँ पहुँचेंगे? अनुकूल पवन मिलने पर 2 दिन में, तब तक के लिए खाद्य का अभाव न होगा। जो खाने का है, खाद्य सामग्री का है, कुछ भी अभाव नहीं होगा, हम खा पी सकते जो यहाँ पर सामान है। सहसा नायक ने नायकों की डांट लगाने की आज्ञा दी और स्वयं पतवार पकड़कर बैठ गया। बुद्धगुप्त के पूछने पर उसने कहा, यहाँ एक जलमग्न शैलखंड है, सावधान न रहने पर नाव टकराने का भय है। जो शैलखंड एक पर्वत आ सकता है, जल में मग्न है, इसलिए सावधान नहीं रहे तो हम टकरा कर मर सकते हैं, इसलिए वो सावधान रहो, देखना पड़ेगा। तुम्हें इन लोगों ने बंदी क्यों बनाया? वो नाविक जो है नाव चला रहा है वो पूछ रहा है। वणिक मणिभद्र के पास वासना ने, जो वणिक मणिभद्र है उसकी वासना ने। तुम्हारा घर कहाँ है? जाह्नवी के तट पर, चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूँ। मैं चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूँ और वहीं पर ही मेरा घर है। पिता इसी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। जो पिता जो है मेरे, जो मणिभद्र के यहाँ एक प्रहरी का काम करते थे। माता का देवसान हो गया, उनकी मृत्यु हो जाने पर मैं भी पिता के साथ नाव पर ही रहने लगी थी। 8 बरस से समुद्र में ही मेरा घर है। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने ही 7 दस्युओं को मारकर जल समाधि ली थी। मैं 7 लोगों को मारकर जल समाधि ले ली थी। एक मास हुआ मैं इस नील नभ के नीचे नील जल निधि के ऊपर एक भयानक अंतरला में निस्सहाय हूँ, अनाथ हूँ। मणिभद्र ने मुझे एक दिन घृणित प्रस्ताव किया, मैंने उसे गालियाँ सुनाई। उसी दिन से उसने बंदी बना लिया। वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने राज्य में लाना चाहता हूँ। उसके लिए गंदी नज़र रखा हुआ था, इसलिए उसे जब वो मना कर देती तो उसे बंदी बना लेता है। चंपा रोष से जल रही थी, गुस्से में जल रही थी। मैं भी ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय हूँ चंपा। जो ताम्रलिप्ति है उसका एक क्षत्रिय, परंतु दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिताता हूँ। अब तुम क्या करोगी? मैं अपने दृश्य को अनिष्ट ही रहने दूंगी, वह जहाँ ले जाए। चंपा की आंखें निस्सीम प्रदेश के निरुद्देश्य थी। किसी आकांक्षा के लाल डोरे न थे। धवल अपांगों में बालकों के सदृश विश्वास था। हत्या व्यवसायी दस्यु भी उसे देखकर कांप गया। हत्या जो व्यवसायी थी, दस्यु भी देखकर कांप गया। उसने मन में एक संभ्रमपूर्ण श्रद्धा यौवन की पहली लहरों को जगाने लगी। समुद्र वृक्ष पर विलंबमयी राग रजित संध्या थिरकने लगी। चंपा के असंयुक्त कुंटल उसके पीठ पर बिखरे हुए थे। दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका। वह विस्मय से अपने हृदय का टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। उसी समय नायक ने कहा, हम लोग द्वीप के पास पहुंच गए हैं। जो नाविक था उसने कहा, हम द्वीप के पास पहुंच गए। बेला से नाव टकराई। चंपा निर्भीकता से कूद पड़ी। माझी भी उतरे। बुद्धगुप्त ने कहा, जब इसका कोई नाम नहीं तो लोग इसे चंपा द्वीप कहेंगे। जब इसका कोई नाम ही नहीं है, बुद्धगुप्त कहता है, तो इसका नाम चंपा द्वीप होगा। चंपा हंस पड़ी। 5 बरस बाद अब दूसरा स्टार्ट हो जाता है कि 5 बरस उसी चंपा द्वीप पे बीत गए हैं। वो लोग चंपा द्वीप पे रह रहे हैं।
शरद के धवल नक्षत्र गीत गगन में झलमला रहे थे। चंद्र की उज्जवल विजय पर अंतरिक्ष में शरद लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खीलों को बिखेर दिया। चंपा एक उच्च सौध पर बैठी हुई तरुणी चंपा दीपक जला रही थी। चंपा के जो दीपक है वो जला रही थी। वहां पर बड़े यत्न में अभ्रक की मंजूषा में दीप धर उसने अपनी सुकुमार उंगलियों से, अच्छी उंगलियों से डोरी खींची। वह दीप धार ऊपर चढ़ने लगा। भोली भोली आंखें उसे ऊपर चढ़ने हर्ष से देख रही थी। तो डोरी धीरे धीरे खींची गई। चंपा की कामना थी कि उसका आकाश दीप नक्षत्रों से झिल मिल जाए, किंतु वैसा होना असंभव था। उसने आकाश आशा भरी आंखें फिरा ली। सामने जल राशि का रजत श्रृंगार था। वरुण बालिकाओं के लिए लहरों से हीरे और नीलम की किरीड़ा शैल मालाएं बन रही थी और वे मायाविनी छलनाएं अपनी हंसी का कलानाद छोड़कर छिप जाती थी। दूर दूर से धीवरों का वंशी झनकार उनके संगीत सा मुखरित हो उठता था। चंपा ने देखा कि इस तरल संकुलित जल राशि में उसके कंदील का प्रतिबिंब अत्यस्त है। उसके फेस का जो प्रतिबिंब अस्त व्यस्त था, वह अपना पूर्णता के लिए सैकड़ों चक्कर काटता था। वह अनमनी होकर उठ खड़ी हुई, किसी को पास न देखकर पुकारा, जया। जया जो एक सेविका होती है जो वहां पर रहती है, उस चंपा द्वीप पर होती है। एक श्यामा युवती सामने आई। एक श्यामा रंग की युवती जो है वो सामने आकर खड़ी हुई। वह जंगली थी। नील नभोमंडल से मुख में शुद्ध नक्षत्रों की पंक्ति के समान उसके दांत हंसते ही रहते थे। वह चंपा को रानी कहती बुद्धगुप्त की आज्ञा थी कि वो चंपा को रानी कहती, इसलिए क्योंकि बुद्धगुप्त की आज्ञा थी, क्योंकि चंपा द्वीप है। महानाविक कब तक आएंगे? बाहर पूछो। तो चंपा ने कहा जया चली गई। चंपा ने जब कहा कि महानाविक के बारे में पूछो कब तक आएंगे, और चंपा चली गई। दूरागत पवन चंपा ने अचल में विश्राम लेना चाहता था। उसके हृदय में गुदगुदी हो रही थी। आज न जाने क्यों वह बेसुध थी। एक दीर्घकाय दृढ़ पुरुष ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर चमत्कृत कर दिया। उसने फिर कहा, बुद्धगुप्त, बावली हो क्या यहाँ बैठी हुई है? अभी तक दीप जला रही हो? तुम्हें यह काम करना है कि तुम दीप जलाओ? ये तो और किसी के काम है। क्षीण निधि अनंत की प्रसन्नता के लिए क्या दासियों से आकाशदीप जलवाऊं? जो दासियां उनसे आकाशदीप को जलवाऊं? हंसी आती है। तुम किसको दीप जलाकर पद दिखाना चाहती हो? तुम किसको पद दिखाना चाहती हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। हाँ, वह भी कभी भटकते हैं, भूलते हैं, नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते? तो बुरा क्या हुआ इस द्वीप का? अधीश्वरी चंपा रानी, मुझे इस बंदी गृह से मुक्त करो। अब तो बाली, जावा और सुमत्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे ही अधिकार में है महानाविक। परंतु मुझे उन दोनों की स्मृति सुहावनी लगती है जब तुम्हारे पास एक ही नाव थी और चंपा के उपकूल में पन्ने लाद कर हम लोग सुखी जीवन बिताते थे। इस जल में अनगिनत बार हम लोगों की तरी आलोकमय प्रभा से तारिकाओं की मधुर ज्योति में थिरकती थी। बुद्धगुप्त, उस विजय अनंत में जब माझी सो जाते थे, दीपक बुझ जाते थे, हम तुम परिश्रम से थक कर पालों में शरीर लपेट कर एक दूसरे का मुख क्यों देखते थे? वह नक्षत्र की मधुर छाया। तो चंपा, अब इसमें उससे भी अच्छे ढंग से हम लोग विचर सकते हैं। तुम मेरी प्राणदात्री हो, मेरी सर्वस्व हो, मेरा सब कुछ हो। इससे भी अच्छे हम लोग रह सकते हैं। नहीं, तुम्हें दस्यु वृत्ति छोड़ दी परंतु हृदय वैसा है। तुमने दास सेवा छोड़ दी परंतु हृदय वैसा है, आकरुण, सतृष और ज्वलनशील है। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो, मेरे आकाशदीप पर व्यंग्य कर रहे हो। नाविक, उस प्रचंड आंधी में प्रकाश की एक एक किरण के लिए हम लोग कितने व्याकुल थे। मुझे स्मरण है जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र पर जाते थे। मेरी माता मिट्टी के दीपक बांस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती थी, भगवान, मेरे पथ भ्रष्ट नाविक को अंधकार में दीप पथ पर ले चलना। और जब मेरे पिता बरसों पर लौटते तो कहते, साध्वी, तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों से मेरी रक्षा की है।
यह गदगद हो जाती थी मेरी माँ। आहा नाविक, यह उसी की पुण्य स्मृति है। मेरे पिता, वीर पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारण जलदस्यु, हट जाओ कि तुम ही जो जलदस्यु हो, जल के दास्य हो। तुमने ही मेरे पिता को मार दिया था, तो अब तुम हट जाओ, क्योंकि बुद्धगुप्त को अपने पिता का कातिल समझती है। सहसा चंपा का मुख क्रोध में भीषण होकर रंग बदलने लगा। महानाविक ने भी कभी यह रूप न देखा था, वह ठठाकर हंस पड़ा। यह क्या चंपा, तुम अस्वस्थ हो जाओगी, सो रहो, कहता हुआ चला गया। चंपा मुट्ठी बांधे उन्मूदनी से घूमती रही। निर्जन समुद्र उपकूल में वेला से टकरा कर लहरें बिखर जाती थी। पश्चिम का पथिक थक गया था, उसका मुख पीला पड़ गया था। अपनी शांति गंभीर हलचल में जल नदी विचार में निमग्न थी। वह जैसे प्रकाश में उन्मीलित किरणों से व्यक्त था। चंपा और जया धीरे धीरे उस पर तट पर आकर खड़ी हो गईं। तरंग से उठते हुए पवन ने उनके वसन को अस्त व्यस्त कर दिया। जया के संकेत से एक छोटी सी नौका आई। दोनों के उस पर बैठने ते ही नाविक उतर गया। जया नाव खेने लगी। चंपा मुक्त सी समुद्र के उदास वातावरण में अपने को मिश्रित कर देना चाहते। अब जया और चंपा यहाँ पर नाव की सैर करने गए हैं। इतनी शीतलता, हृदय की प्यास न बुझी, पी सकूंगी नहीं तो जैसे बेला में चोट खाकर सिंधु चिल्ला उठता है, उसी के समान रोदन करूं। क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। या जलते हुए स्वर्ण गोलक सदृश अनंत जल में डूबकर बुझ जाऊं। चंपा के देखते देखते पीड़ा और ज्वलन से आरक्त बिंब धीरे धीरे सिंधु में चौथाई आधा फिर संपूर्ण विलीन हो गए। वो बहुत दुख में होती है। एक दीर्घ निश्वास लेकर, एक बड़ी सी सांस लेकर चंपा ने मुंह फेर लिया। देखा तो महानाविक का बजरा उसके पास है। बुद्धगुप्त ने झुककर हाथ बढ़ाया। चंपा उसके सहारे बजरे पर चढ़ गई। दोनों पास पास बैठ गए। इतनी छोटी नाव पर इधर घूमना ठीक नहीं। पास ही वह जलमग्न शैलखंड है। कहीं नाव टकरा जाती तो या ऊपर चढ़ जाती चंपा तो क्योंकि तुम इतनी छोटी नाव में यहाँ तक घूमने आ गई हो। पास ही शैलखंड भी है, एक पहाड़ जो है, अगर उससे नाव टकरा जाती तो क्या होता। ये सारा प्रश्न कर रहा है बुद्धगुप्त चंपा से। आहा चंपा, कितनी निर्दयी हो। बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर देखो तो वह क्या नहीं कर सकता, जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य बना सकता है। उसकी परीक्षा लेकर देखो। कहो चंपा। वह कृपाण से अपना हृदय पिंड निकाल कर अपने हाथों अतल जल में विसर्जन कर दे। महानाविक, जिसके नाम से बाली, जावा और चंपा का आकाश गूंजता था, पवन थर्राता था, घुटनों के बल चंपा के सामने छलछलाई आंखों से बैठा था। जो महानाविक जिसे बोल रहा था वह बुद्धगुप्त ही था। बुद्धगुप्त कह रहा था, तुम अपने बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर तो देखो। जब वह एक नए द्वीप का खोज सकता है और उसका नाम चंपा रख सकता है और तुम्हें महारानी बना सकता है, तुम्हारी सेवा में कई लोग आ सकते हैं। नई प्रजा को खोज लिया है उसने, वहां पर रहने के लिए की नई प्रजा है, तो उसकी परीक्षा लेकर तो देखो। ये कृपाण मात्र, जो छुरी मात्र, चाकू मात्र है, अगर वह अपने हृदय को चीर कर भी दिखाल दे, वो तुम्हारे लिए ही है। तो इसी तरह से वो धीरे धीरे बैठा हुआ आवाज में थरथराहट लाता हुआ नीचे बैठ जाता और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। सामने शैलमाला की चोटी पर हरियाली में विस्तृत जल देश में नील पिंगल संध्या, प्रकृति की सहृदय कल्पना, विश्राम का शीतल छाया, स्वप्न लोक के सृजन करने लगी। उस मोहिनी के रहस्यपूर्ण नील जाल का स्फुट हो उठा, जैसे मदिरा सा सारा अंतरिक्ष सिक्त हो गई। सृष्टि नील कमलों से भर उठी। उस सौरभ से पागल चंपा ने बुद्धगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिए। वह एक आलिंगन हुआ, जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु का किंतु उस परिरम में सहायता चैतन्य होकर चंपा ने अपनी कंचुकी से एक कृपाण निकाल लिया। अब यहाँ बताया गया, पहले तो यहाँ पर प्रकृति का वर्णन करते हुए बताया गया है और फिर जो चंपा है बुद्धगुप्त के
हाथ पकड़ लेती, वो रो रहा होता, फिर उसे आलिंगन में भर लेती, गले लगा लेती है, और उसी वक्त उसे थोड़ा सा कुछ और याद होता है तो अपनी कृपाण तलवार जो है वो निकाल लेती है, जो उसमें टंगी हुई रहती है, उसके पास छोटी सी तलवार वो निकाल लेती है। बुद्धगुप्त, आज मैं अपने प्रतिशोध का कृपाण अटल जल में डुबा देती हूँ। हृदय ने छल किया, बार बार धोखा दिया, चमक कर वह कृपाण समुद्र में हृदय वेता हुआ विलीन हो गया। मतलब वो निकाल देती और समुद्र में गाड़ देती कि मुझे बार बार छल करता रहता है मेरे साथ, मुझे तुमसे प्रेम करवा दिया है और तुम, मुझे ऐसा लगता है तुम मेरे पिता के कातिल हो। तो आज से मैं विश्वास करूं, क्षमा कर दिया। आश्चर्य से कंपित उठ के महानाविक ने पूछा कि मुझे आज से मुझे ये समझना चाहिए तुमने मुझे क्षमा कर दिया, क्योंकि तुमने उस तलवार को समुद्र में गाड़ा है, फेंका है, अपना गुस्सा निकाला है। विश्वास कदापि नहीं बुद्धगुप्त, जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया है। तब मैं कैसे कहूँ कि तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेरे हैं जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ। चंपा रो पड़े। मतलब क्या कहती, जल में रहने वाले दस्यु, मतलब लोग, जल के रहने वाले हम लोग हैं, जलदस्यु हैं, तुम्हें प्यार करती हूँ। मतलब मैं कैसे बोल दूँ कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। हृदय तो परिवर्तन होता रहता है, जैसे तुम्हारे प्यार में परिवर्तन हो गया। इस हृदय ने ही तो मुझे धोखा दे दिया, जो मैं अपने बाप के कातिल, पिता के कातिल से प्यार कर बैठी हूँ। तुमसे नफरत भी करती हो, फिर भी तुम पे मर सकती हूँ, तुम्हारे लिए जान दे सकती हूँ। चंपा रो पड़ी और चंपा जो है वो रोने लगती है। वह सपनों की रंगीन संध्या तुमसे अपनी आंखें बंद करने लगी थी। दीर्घ जो लंबी निश्वास सांस लेकर महानाविक ने कहा, बुद्धगुप्त ने कहा, इस जीवन के पुण्यतम घड़ी की स्मृति में एक प्रकाश ग्रह बनाऊंगा। चंपा, यह उस पहाड़ी पर संभव है कि मेरे जीवन की धुंधली संध्या उससे आलोकपूर्ण हो जाएगी। जो जीवन की संध्या उससे जगमगाने लगेगी, शाम जगमगाने लगेगी। चंपा दूसरे भाग में एक मनोरम शैलमाला थी, वह बहुत दूर तक सिंधु जल में निमग्न थी। सागर का चंचल जल उस पर उछलता हुआ उस पे छिपाए था। आज उसी शैलमाला पर चंपा के आदि निवासियों का समारोह था। चंपा के जो निवासी थे उसका समारोह था। उन सब ने चंपा को वन देवी सा सजाया था। ताम्रलिपि के बहुत से सैनिक नाविकों ने श्रेणी में वन कुसुम विभूषिता चंपा शिविकारूढ़ होकर जा रही थी, तो इसलिए उसने छुपाया हुआ था। आप देख सकते हैं किस तरह से वो सजा हुआ था। शैल के एक ऊंचे शिखर पर चंपा के नाविकों का सावधान करने के लिए सिदरल दीप स्तंभ बनवाया गया कि चंपा के जो नाविक हैं वो सावधान हो जाए। एक दीप स्तंभ बनवाया गया था। आज उसी को महोत्सव है कि वहाँ पर एक स्तंभ बना दिया गया, जो दूर देश से आने वाले नाविक हो इस स्तंभ को देख ले तो उन्हें पता चल जाए कुछ है, ये दीप है, यहाँ का वो ठहर सकते हैं। उन्हें खतरा भी दिखाई दे सकता है आगे के लिए कि अगर दीप है से कोई उनकी नाव टकरा ना जाए, कुछ ना हो जाए, और द्वीप पर आकर वो यहाँ थोड़ी देर के लिए आराम कर सके। उन नाविकों के लिए रास्ता दिखाने के लिए चंपा द्वीप पे, जो चंपा है द्वीप पर क्या चलाती रहती, दीप चलाती रहती, इसलिए उसका नाम रख गया चंपा द्वीप। आज उसी का महोत्सव तब, क्योंकि जब कोई चीज़ का उद्घाटन करते हैं तो उसी को हम महोत्सव मनाते हैं, उसी का प्रोग्राम कार्यक्रम बनाते हैं। इसी तरह से उस दीप स्तंभ बनाया गया था, तो वहाँ पर महोत्सव था। बुद्धगुप्त स्तंभ के द्वार पर खड़ा था। शिविका से सहायता देकर चंपा ने उसने उतारा, चंपा को उसने उतारा। दोनों ने भीतर पदार्पण किया था कि बांसुरी और ढोल बजने लगे। पंक्तियों में कुसुम जो थे फूल फेंके जाने लगे। सजी वन बालाएं फूल उछालती हुई नाचने लगी। जो बालाएं वहाँ की स्त्रियां थी, वो जंगल में जो रहते थे लोग, वो सब हंसने लगे, कूदने लगे, नाचने लगे। दीप स्तंभ की ऊपरी खिड़की से यह देखती हुई चंपा ने जया से पूछा, क्या जया, इतनी बालिकाएं कहाँ से बटोर लाई? तो इतनी जो बालिकाएं कभी तो मैंने देखी नहीं, आज कहाँ से तुम बटोर लाई, कहाँ से इकट्ठा कर ली? एक प्रश्न करती। आज रानी का ब्याह है ना, कहकर जया हंस दिया। जया जो है वो हंस देती कि आज जो हमारी रानी है उसका तो ब्याह, उसकी शादी होने वाली। बुद्धगुप्त, अब यहाँ पर देखो क्या होता है, हंस, और वो इतना कहकर जो है वो जया जो है हंसने लगती। बुद्धगुप्त विस्तृत जल्दी की ओर देख रहा था। उससे झटकोर चंपा ने पूछा, क्या यह सच है? यदि तुम्हारी इच्छा
हो तो यह सच भी हो सकता है चंपा, कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपनी छाती में दबाए हूँ। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो हम दोनों विवाह कर सकते हैं। चुप रहो महानाविक, क्या तुम निस्सहाय और कंगाल और जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना चाहा है, कि तुम आज मुझसे प्रतिशोध लेना चाह रहे हो, कि मुझे कंगाल समझकर कि मैं तुमसे शादी कर लूँ, विवाह कर लूँ, या तुम मुझसे प्रतिशोध लेना चाह रहे हो। मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ चंपा, वह एक दूसरे दस्युओं के शस्त्र से मरे हैं। एक दूसरे के दस्यु जो वहाँ पर रहते थे उसके शस्त्र से मरे हैं। मैं तुम्हारे पिता का कातिल नहीं हो सकता। वो उस समय जो भी हुआ था उस समय की स्थिति के अनुसार एक दूसरे के दस्यु समझकर मारे जा रहे थे। यदि मैं इसका विश्वास कर सकती बुद्धगुप्त, वह दिन कितना सुंदर होता, वह क्षीण कितना स्प्रिय, आहा तुम इस निष्ठुरता में भी कितने महान होते। मैं अगर ये सच को अपना सकती। जया नीचे चली गई थी। स्तंभ के संकीर्ण प्रकोष्ठ में बुद्धगुप्त और चंपा एकांत में एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। वहां पर नीचे बैठे हुए थे, उस स्तंभ के नीचे बैठे हुए थे। बुग और जया जो है वो जा चुकी थी। बुद्धगुप्त ने चंपा को के पैर पकड़ लिए। उच्छ्वासित शब्दों में वह कहने लगा, चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितने दूर, इन निरीह प्राणियों में इंद्र और शची के समान पूजित हैं। स्मरण होता है वह दार्शनिक का देश, वह महिमा की प्रतिमा मुझे वैस्मति नित्य आकर्षित करती है। जो मेरा देश है, भारत माता देश है, वो आकर्षित करती है, परंतु मैं क्यों नहीं जाता, क्यों मैं नहीं जा रहा हूँ? सिर्फ तुम्हारे लिए। वो मेरी जन्मभूमि है, सब कुछ है, भारतवर्ष है। जानती हूँ इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय इतना महत्व प्राप्त कर लिया, मैं यहाँ का राजा बन गया हूँ, फिर भी मैं कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित होता। तुम्हारे जो स्पर्श से तुमने जो छुआ था पहली दफा का, उससे ही मेरा हृदय में द्रवित हो उठा था, प्रेम जाग गया था। जब हम लोग बंदी से मुक्त हो रहे थे उस समय की बात है। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसे एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य से उदित हो गई हो। आलोक की एक कोमल रेखा इस निविड़तम में मुस्कुराने लगी है। पशुबल और धन के उपासक के मन में किसी शांत और एकांत कामना की हंसी खिलखिलाने लगी, पर मैं न हंस सका। मतलब मेरे अंदर एक प्रेम की ज्वाला होने लगी। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी हारा हुआ हूँ। मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहता हूँ, तुमसे प्रेम करता हूँ। ये सारी बातें वो यहाँ पर बोलना चाह रहा है। अब यहाँ पर चंपा से पूछ रहा, चलोगी चंपा? वो बोलना चाह रहा है कि तुम मेरे भारतवर्ष देश में चलोगी। पोतवाहिनी की असंख्य धनराशि लाद कर राजरानी सी जन्मभूमि के अंक में आज हमारा प्रलय हो, कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान कर देंगे। महानाविक बुद्धगुप्त की आज्ञा सिंधु की लहरें मानती हैं, वे स्वयं उस पोत पंजू के दक्षिण पवन के समान भारत में पहुंचा देंगी। आहा चंपा, चलोगी? दक्षिण में जो है भारत, वहां चलोगी? चंपा ने उसका हाथ पकड़ लिए, उसे किसी आकस्मिक झटके से एक पल भर के लिए दोनों के अधरों को मिला दिया। रहस्य चैतन्य होकर चंपा ने कहा, बुद्धगुप्त, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है। कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं है। सब मिलकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ, तुम अपने देश लौट जाओ विभव को सुख भोगने के लिए, और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए, इस दीप की सेवा के लिए मुझे छोड़ दो। मैं यहाँ इन लोगों की रानी बनकर सेवा ही करती रहूँगी, और भूले बिखरे जो नाविक होंगी उनकी सहायता करती रहूँगी। मुझे छोड़ जाओ और तुम अपने देश भारत लौट जाओ। तब मैं अवश्य चला जाऊंगा चंपा, यहाँ रहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार रख सकूं, इसमें संदेह है? आहा, उन लहरों में मेरा विनाश हो जाए। जहाँ मैं जा रहा हूँ, मेरा वहाँ पहुँचने से पहले ही, भारत देश पहुँचने से पहले ही उन लहरों में ही मेरा विनाश हो जाए। महानाविक के उच्छ्वास में विकलता थी। फिर उसने पूछा, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? तुम अकेली तो रहोगी तो क्या करोगी? पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ
पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का जल्द से अन्वेषण करूंगी, खोजूंगी कि मेरे पिता की समाधि कहाँ है, देखूंगी किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा कि जैसे आकाशदीप जल रहा है, मुझे भी इसी में जलना होगा और जैसे आकाशदीप जल रहा है। एक दिन स्वर्ण रहस्य के प्रभात में चंपा ने अपने दीप स्तंभ पर से देखा सामुद्रिक नाव की एक श्रेणी चंपा का उपकूल छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महाजल व्याकल के समान समंतरण कर रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मीन्स अब यहाँ से जो बुधगुप्त है जा रहा है और उसके आंसू बहने लगते हैं, पश्चिम उत्तर की तरफ जा रहा है। यह कितनी ही शताब्दियों पहले की कथा है। चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ में आलोक जलाती रही। हमेशा जब तक वो जिंदा रही वो उस दीप स्तंभ पर अकेले ही आलोक प्रकाश के दीप जलाती रही। किंतु उसके बाद भी बहुत दिन दीप निवासी उस माया, ममता और स्नेह सी देवी समाधि सदृश पूजा करते थे। मतलब उसकी जब वो मृत्यु को प्राप्त हो गई तो वह उसकी पूजा करने लगे, उसकी समाधि की पूजा करने लगे थे। एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चलता से गिरा दिया। जो काल था, मृत्यु थी, उसकी चंतल से उसे गिरा दिया है। आप देख सकते वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है और बुधगुप्त जो है वो कहाँ लौट जाता है, अपने देश भारतवर्ष में लौट जाता है। तो यही कहानी की अंत हो जाता है। तो आपने देखा किस तरह की कहानी है और कितनी अच्छी कहानी है जो आपको आई थी। एक जो नारी है वो किस तरह से अपने प्रेम को त्याग देती है, अपने प्रेम को त्याग देती है। आपको पता चल गया आकाशदीप एक रोमांटिक प्रधान कहानी, इसमें रोमांटिक भी दिख रहा है, रोमांस भी दिख रहा है और इस कहानी के माध्यम में कर्तव्य पर जो हमारा कर्तव्य पथ है उस पर हमेशा आगे बढ़ते रहने का संदेश भी मिल रहा है और अपनी संस्कृति और परंपरा के लिए प्रेम का बलिदान देने वाली कहानी है। आदर्श प्रेम की स्थापना दिखाई गई है। प्रेम और कर्तव्य के द्वंद्व में कर्तव्य को विजय दिखाया। जिस तरह से वह चंपा जो है अकेली अपने कर्तव्य के लिए रह जाती है। कहानी की नायिका चंपा अकेले आकाशदीप जलाकर बुधगुप्त की तरह भटके लोगों को मार्गदर्शन करती है। जिस तरह से बुधगुप्त आया था उस तरह से बुधगुप्त की तरह लोगों का मार्गदर्शन कराती है। इस कहानी के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने प्रेम, सत्य, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदारी, सेवा और नैतिकता जैसे शाश्वत मूल्यों को स्थापित कर दिया है। तो बच्चों आप लोगों को आशा है कि आप लोगों की कहानी बहुत पसंद हुई होगी कि कैसे कर्तव्य के सामने प्रेम का बलिदान हो जाता है। तो बच्चों आपने आज बहुत कुछ सीखा, जाना और एक निडर साहसी अपने कर्तव्यों के अडिग लड़की कैसे रह जाती है वो अकेले इस द्वीप पर। जिस तरह से दीप पर ये दिखाया है, सोच सकते हो, इमेजिनेशन कर सकते हो। तो ये कहानी बहुत अच्छी थी और आशा है आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और इसलिए हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिए कैसी कहानी लगी। और इसी तरह से अन्य कहानियाँ भी लेकर हम नेट JRF की आते रहेंगे और भी अन्य प्लेलिस्ट लाते रहेंगे जो हमारे नेट JRF की हैं। और इसी तरह से अगर आपको कोई प्लेलिस्ट चाहिए, कोई टॉपिक पर चाहिए वीडियो, तो वो हिंदी से रिगार्डिंग हम आपको वो ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप लोगों का दिन मंगलमय हो, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें मस्त रहें। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।